नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज चल रही थी। बोर मॉडल को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। उसके बाद डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इन सब चीजों पे बात कर ली थी। मतलब जो भी आपकी वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे उसको कैसे प्लैंक्स ने ओवरकम करा, और प्लैंक्स को ओवरकम करने के बाद हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था हाइड्रोजन का, जिसमें हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर उसको कैटेगराइज करा था। ठीक है कि जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकता है। दूसरा स्पेक्ट्रम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, जिसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी जिसमें कॉन्टिन्यूशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का उठाने जा रहे हैं। मतलब यहां से चैप्टर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, एक लेवल और ऊपर लेके चलेंगे बोहर मॉडल पे। कि यार हम लोगों ने वो सब चीजें तो पढ़ ली जहां तक हम बोहर तक पहुंच पाए। मतलब बोहर कहां किन किन चीजों को स्टडी करके अपना मॉडल देगा, अपना मॉडल ऑफ एन एटम देगा। पर उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ ड्रॉबैक्स कर लेता हूं रदरफोर्ड के। यार जब ये सारी चीजें स्टडी हुई तो रदरफोर्ड पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई ये सारी चीजें जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट और एटम की स्टेबिलिटी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वो रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब अगर मैं सबसे पहले इन ड्रॉबैक्स को इलस्ट्रेट करूं तो सबसे पहला ड्रॉबैक था दैट रदरफोर्ड ने कोई भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करी। चलिए आसान भाषा में बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम में यह बोला था कि जो मेरा पॉजिटिव डेंस हार्ड न्यूक्लियस है, जिसमें से मेरी अल्फा पार्टिकल्स पास ही नहीं हो पाए थे, बाउंस बैक हुए थे, ये सेंटर में रहता है। सारा का सारा मास और चार्ज यहां सेंटर पर कंसंट्रेटेड रहता है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यार याद आ रहा है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पर इसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करा। देखिए यार, इसने कहा कि आप मेरा मॉडल ना सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे सन है, सेंटर पॉइंट आप सन मान लो, न्यूक्लियस की तरह कंपेयर कर लो, और इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं आप उसके मोशन को मेरे एटम के साथ, मॉडल ऑफ एटम के साथ अपने को रिलेट करके समझ सकते हो। पहला पॉइंट जो इनसे ये गलती हुई कि यार जब भी आप प्लैनेटरी मोशन और एक मॉडल ऑफ एटम को कंपेयर करते हो, प्लैनेटरी मोशन में जितने भी प्लैनेट्स हैं और सन है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। यार वो बड़े पार्टिकल्स हैं। तो न्यूटन के लॉ आपके इसमें नहीं लगेंगे क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। पहली गलती तो ये हुई कि इन्होंने अपना जो मॉडल है वो एक मैक्रोस्कोपिक मॉडल के साथ कंपेयर करा, जो गलत था। दूसरी चीज, जब इन्होंने प्लैनेटरी मोशन समझाने की कोशिश करी अपने मॉडल को लेकर, मतलब प्लैनेटरी मोशन से लिंक करा अपना मॉडल किया, जैसे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। सन और प्लैनेट्स को हम लोग डिस्चार्ज बॉडीज मानते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये दो गलतियों के बाद स्टेबिलिटी पे तीसरा क्वेश्चन मार्क इन पर ये लगा कि मैक्सवेल चाचू की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मैक्सवेल थ्योरी थी वो ये था कि जब भी आपकी कोई चार्ज स्पीशीज रोटेट करेगी, यार जब भी आपकी कोई चार्ज स्पीशीज क्या करेगी यार, रोटेट करेगी या एक्सेलरेट करेगी, मतलब कि जब भी आपकी कोई चार्ज स्पीशीज मूवमेंट करेगी तो उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। जब एनर्जी रेडिएट करेगी तो एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स अपनी सारी एनर्जी खो देंगे और अंदर कोलाइड कर जाने चाहिए। देखो ऐसा होता नहीं है, ये बात रदरफोर्ड ने बता दी थी कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करते। जो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपस में काउंटर बैलेंस करता है। बट मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, आपकी जो भी चार्ज स्पीशीज होगी वो एनर्जी को रेडिएट करेगी। मैक्सवेल की थ्योरी अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीशीज है, वो एनर्जी रेडिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं है, वो अपनी जगह स्टेबल ही क्यों घूमता रहता है। इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास था ही नहीं कि मैक्सवेल थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करे अपने मॉडल को यूज करके, कि मैक्सवेल आप अपनी जगह सही हो पर ये मॉडल में ऐसा नहीं होता। इन्होंने तो क्या बात बोली थी, इलेक्ट्रॉन है घूमता है, बस क्यों घूमता है ये नहीं पता जी।
कैसे घूमता है ये नहीं पता जी, बस अपने इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैक्सवेल ने इन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन कहा कि अगर कोई भी चार्ज स्पीशीज घूमेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी यार, रेडिएट करेगी तो गिरेगी। या जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड का मतलब चाहे स्पीड कांस्टेंट रहे पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना यार। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपने फिक्स ऑर्बिट मतलब फिक्स्ड पाथ कैसे बोल दिया यार। तो ये सारी चीजें मतलब आपने एक फिक्स ओरिएंटेशन कैसे बता दी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी रेडिएट, मतलब इन सब चीजों का स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई जवाब नहीं था यार रदरफोर्ड के पास। तो पहला ड्रॉबैक था कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई बात नहीं कही थी, मतलब मैक्सवेल की बातों का ये जवाब ही नहीं दे पाए थे कि आपका इलेक्ट्रॉन गिरा क्यों नहीं, स्टेबल क्यों रहा। जबकि मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए भाई अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो। दूसरा पॉइंट, इनके पास जो भी हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा कि भाई जो भी लाइन स्पेक्ट्रम आता है एक एटम का, या मैं बोलूं जो भी एटम जिस भी एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है उस एटम का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, इनके पास कोई जवाब नहीं था कि इनका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आया। तीसरी जो पॉइंट इनका, जो थर्ड पॉइंट था, तीसरा पॉइंट में बात करूं, इन्होंने अरेंजमेंट नहीं करा इलेक्ट्रॉन का। इन्होंने ये तो बोल दिया कि फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में या फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स तो घूमेंगे, बट किस पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे इन्होंने ये बात नहीं की, मतलब एक तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया। इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए डेनिश साइंटिस्ट हमारे नील्स बोर चाचू 1913 में 1913 के लगभग 1913 के लगभग अपना मॉडल ऑफ एटम लेकर आते हैं और उन्होंने प्रपोज करा, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। आज हम उन्हीं पोस्टुलेट्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए उन्हीं पोस्टुलेट्स को देखते हैं कि बोहर ने क्या क्या बातें करी, रदरफोर्ड को ओवरकम करा, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करा, और मतलब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम की स्टेबिलिटी वो कैसे एक्सप्लेन करी। सबसे पहले बोहर को पढ़ाने जा रहा हूं बोहर के पोस्टुलेट्स। देखिए पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बोहर के पोस्टुलेट्स का जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिराइव नहीं करा रहा, क्योंकि डिराइव कराने से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। दूसरी चीज अल्टीमेटली आपको रिजल्ट ही याद करना पड़ेगा, तो बेटर है हम लोग रिजल्ट्स याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो बोहर ने बोला कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रिसाइड करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेंगे, जो बात आपकी रदरफोर्ड ने कही। सेकेंड पोस्टुलेट में इन्होंने क्लियर करा, क्या क्लियर करा आप इस चीज को लिख लीजिए कि थ्योरेटिकली तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या n नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पॉसिबल हैं, बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, पर इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर या उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एनर्जी फिक्स होगी। दोबारा, थ्योरेटिकली तो कितने भी ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं न्यूक्लियस के अक्रॉस यार, पर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी फिक्स होगी। ऐसे ऑर्बिट्स को एनर्जी स्टेट्स भी कहा गया या स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा गया। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जाके रुक जाता है, दैट मीन्स ऐसा ऑर्बिट जिसकी एनर्जी फिक्स है, जिसकी एनर्जी स्टेशनरी है, ठीक है। फिर इन्होंने बात बोली कि आप एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब जो भी ऑर्बिट है, जिस भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सर्कुलर डिस्क लाइक पाथ, पहला, दूसरा, तीसरा नया है, ठीक है। तो कि जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ऐसे तो n नंबर ऑफ सर्कल्स आप बना लो, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बना लो, बट जो भी सर्कुलर, जो भी आप ये पाथ डिजाइन करोगे, इलेक्ट्रॉन केवल उसी पाथ पे घूमेगा जिस पाथ की एनर्जी स्टेशनरी होगी। देखो ध्यान से समझना, इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, इन्होंने क्या बोला, उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है। जैसे आप लोग जब एक एक्सकलेटर चढ़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी यूज नहीं करते, आप नीचे एक्सकलेटर्स की एनर्जी यूज करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो ये दी कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं होती, एक्चुअल में जिस पाथ पे वो घूम रहे होते हैं उनकी एनर्जी होती है, और वो उसी एनर्जी को अपने अंदर, मतलब उसी एनर्जी से वो लोग घूम रहे होते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बोलोगे, आप किसकी एनर्जी बोलोगे, उन स्टेशनरी पाथ की। और उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, कहता है उस एनर्जी को, मतलब जो भी आपका n ऑर्बिट, मतलब n नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे ये n आपका 1 हो गया, ये n आपका 2 हो गया, ये n आपका 3 हो गया, या फिर आप लोगों ने पढ़ा इसको k बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इसको m बोलते हैं, मतलब इन्होंने जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है उनका नाम दे दिया k, l, m, n, या फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
तो जो n नंबर का ऑर्बिट है, मतलब जिस भी ऑर्बिट की, जिस भी स्टेशनरी पाथ की मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, उसकी एनर्जी आप मेरे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, माइनस 2π² me⁴ डिवाइडेड बाय n² इंटू h²। ठीक है। अच्छा, साथ में इन्होंने इंटू z² भी करा। अब ये z समझते हैं क्या है। बोहर का जो भी मॉडल था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए ही था। ये चीज आप अभी भी नोट कर लें, किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनके अंदर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसी स्पीशीज हो गई? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो इन्होंने ये बात बोली कि अगर आपका हाइड्रोजन है तो उसका Z1 हो जाएगा, अगर हीलियम है तो Z2 हो जाएगा, और लिथियम है तो Z3 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करना है। मतलब आप अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के ऑर्बिट की एनर्जी, जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी निकालना चाहते हो, तो आप मेरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था? माइनस 2π² me⁴ डिवाइडेड बाय n² इंटू z²। अच्छा, सबसे पहले तो ध्यान से देखिए H आया, दैट मीन्स जो आपका बोहर का मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर जो भी आपकी रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड उन्होंने अपना मॉडल डिजाइन करा था। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, या इस लेवल पे आप लोग शायद जज नहीं कर पाओ, तो मैं भी बता देता हूं। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे अपना मॉडल नहीं बनाया, उन्होंने किस पे बनाया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे अपना मॉडल बेस करा। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं। m है मेरा, प्लीज ध्यान से देखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E है मेरा आप लोगों का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z है मेरा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 होता है ना यार। N है आपका ऑर्बिट नंबर, मतलब जिस भी ऑर्बिट पे आप निकालना चाहते हो ऑर्बिट नंबर। ठीक है, H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसपे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, लास्ट लेक्चर में शायद बात करी थी, 6.626 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है ना यार, याद आ रहा होगा आप लोगों को, और -27 याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद आ रहा, लास्ट लेक्चर देख लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट है यार ये। ठीक है, अर्ग में भी वैल्यू निकलवाई थी -27, 6.626 अर्ग में भी निकलवाई थी, और आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आप लोगों को जूल्स में भी निकलवाई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं क्या करने वाला हूं? सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। मतलब देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मास डालूंगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज डालूंगा इलेक्ट्रॉन का, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डालूंगा। तो ध्यान से देखना, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास क्या आता है। मतलब यार आप लोग न्यूमेरिकल जल्दी कर पाओगे इसे। -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय n² ऐसे का ऐसा है, इंटू z² ऐसे का ऐसा है ना यार। यहां पे यूनिट आएगी आप लोगों की जूल पर एटम। प्लीज डाल लेना, यूनिट सब्स्टिट्यूट कर लेना, पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा ना यार फिजिक्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशन निकाल लेना, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट डालना, सबकी यूनिट डाल के आपके पास जूल पर एटम निकल कर आएगा। आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट याद करेंगे यार। ठीक है, मैं इसकी डेरिवेशन इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये और ऐसे एक्सप्रेशंस ही याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज आइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इन्होंने और क्या बात करी, सॉरी आज हमारे पास डस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बात करी कि यार अब मैं इसको दूसरी यूनिट में लेता हूं। अगर मैं इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेना चाहता हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा। तो वो क्या आ जाएगी मेरी दूसरी वैल्यू, En इज इक्वल टू -13.6। आपका नीचे n² है, यहां पर z² है, और ये किसमें आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये दूसरी चीज आ गई यार। ठीक है ना यार। अब नेक्स्ट चीज है, मैं इस चीज को जूल पर एटम में ना लिखकर किलो जूल पर मोल में लिखना चाहता हूं। किलो जूल पर मोल में कैसे लिखोगे?
पहले इस वैल्यू को अवोगाद्रो से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये मोल में चेंज हो। ये एक एटम की है, आपको मोल में चाहिए, पर मोल चाहिए तो आपको मोल, और किलो जूल में तो डिवाइड बाय 1000। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू जो एनर्जी की आएगी, दैट इज -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो आप लोगों ने आज सबसे पहले तो ये बात सीखी कि बोहर ने ये बात बोली कि फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं होती, जो फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं, और उनकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर z है मेरा आपका एटॉमिक नंबर, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट की आप एनर्जी निकालना चाहते हो वो ऑर्बिट का नंबर डिवाइड बाय h स्क्वायर, जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने एनर्जी की 3 तरीका, मतलब आप किसी भी यूनिट में निकाल सकते हो, जिस भी यूनिट में आप कंफर्टेबल हो यार, आपको यूनिट कन्वर्जन के साथ मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अगर मैं K L M N लूं, याद रखना प्लीज, यहां से आपको दिख रहा है En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जो जितना दूर चले जाओगे उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, बट बेटा माइनस साइन भी है साथ में, तो याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगा, बार बार बोल रहा हूं, जो एनर्जी शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चले जाओगे उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने ये डिस्कस करा कि यार जैसे आप एक फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट की, मैं फिक्स यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा जैसे आप एक स्टेशनरी स्टेट क्या है, एक ऐसा फिक्स्ड ऑर्बिट जिसकी एनर्जी आपकी फिक्स है, उस स्टेशनरी स्टेट की जैसे आप एनर्जी निकाल सकते हो ना यार, वैसे आप उस स्टेशनरी स्टेट का रेडियस भी निकाल सकते हो। मतलब अगर मुझे उस स्टेशनरी स्टेट का रेडियस निकालना हो तो Rn इज इक्वल टू a नॉट इंटू n स्क्वायर बटे z। ठीक है, वेर n इज द नंबर ऑफ द स्टेशनरी स्टेट जिसका निकालने जा रहे हो। a नॉट की फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज योर 52.9 पिकोमीटर्स। अब पहले समझते हैं a नॉट क्या है यार। a नॉट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको मैं बोहर्स कांस्टेंट भी बोलूंगा यार, देखो चीज समझना, या बोहर का रेडियस भी बोलूंगा। अगर मैं z इक्वल टू 1 ले लूं, ठीक है, और n इक्वल टू 1 ले लूं, मतलब मेरी जो सबसे पहली स्टेशनरी स्टेट है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो a नॉट की वैल्यू ही होगी। मतलब a नॉट कुछ ना होकर 52.9 जो फिक्स वैल्यू बोहर ने दी, उसको अपना नाम दे दिया क्या, बोहर्स रेडियस। ये कुछ नहीं था, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट थी हाइड्रोजन की। अब नेक्स्ट चीज समझना, जितना दूर जाते चले जाओगे उतना रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है यार। बात जितना बाहर शेल होता चला जाएगा न्यूक्लियस से लेकर, उतना ही डिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक फैक्टर और दिखा, जो आपका रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। मतलब अगर मैं फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट हाइड्रोजन की निकालूं और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट हीलियम प्लस की, हीलियम की नहीं, हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो, हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जो R1 होगा हाइड्रोजन एटम का, वो R1 हीलियम एटम से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो Z है वो डिवाइड में आएगा, और अगर मैं इसको कंसेप्चुअली समझाऊं तो ये आपकी एक चार्ज स्पीशीज है, मतलब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन ज्यादा होगा तो वो ज्यादातर अंदर की तरफ स्क्वीज कराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज स्पीशीज है ना यार। तो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो, जितना दूर जाओगे उतना रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ले रहे हो तो रेडियस कम होता चला जाएगा। तो यहां से n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चलो, तीसरी चीज इन्होंने, तीसरी चीज क्या बोली, कहते हैं जैसे आपकी रेडियस निकाला जा सकता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। तो उन्होंने फिर से एक्सप्रेशन दिया कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू v नॉट इंटू z बाय n। ठीक है ना यार। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बात बोली कि जो वेलोसिटी है, कुछ गड़बड़ करी है नहीं, vn इज इक्वल टू v नॉट इंटू z बाय n।
ठीक है, जो भी आपका V0 होता है वो होता है कांस्टेंट 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Z होता है यार आपका एटॉमिक नंबर, Z होता है यार आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना यार। अब नेक्स्ट चलते हैं, Vn क्या थी, वेलोसिटी ऑफ एन, आपका जो भी स्टेशनरी स्टेट है, मतलब उस स्टेशनरी स्टेट की वेलोसिटी बोलो या एक्चुअल में, देखो यार एक बेसिक कंसेप्ट सीखना कि बोर ने अपने आप को कैसे जस्टिफाई करा था। जैसे कि आप एक्सकेलेटर पे चढ़ते हो, जो एक्सकेलेटर की वेलोसिटी होगी वही आपकी वेलोसिटी होगी। जो भी चीज मैं एक्सकेलेटर के रिस्पेक्ट में बोलूंगा वो आपके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, नहीं। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं वो उन्हीं की एनर्जी से, उसी की वेलोसिटी से और उसी के रेडियस को जस्टिफाई करेंगे। तो उन्होंने बहुत सेफ गेम खेली। उन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, इन्होंने बोला उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी थी, और अगर वो स्टेशनरी स्टेट में, दैट मींस उस इलेक्ट्रॉन की भी उतनी ही एनर्जी। क्या गेम देख रहे हो यार तुम, क्या सेफ अपने आप को जस्टिफाई करा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रेडियस भी निकलवा दिया मेरे से स्टेशनरी स्टेट्स के, जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, या फिर वेलोसिटी भी निकलवा दी, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात बोलूं, इन्होंने क्या बात बोली थी यार, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेशनरी स्टेट में रखते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी स्टेशनरी स्टेट की इलेक्ट्रॉन की नहीं है। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्टेशनरी स्टेट की बिल्कुल फिक्स्ड है, या मैं बोलूं एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब जो चीज चेंज नहीं होती है। इन्होंने बात बोली जैसे आपकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है ना, वैसे आपका एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड रहता है, क्योंकि वो फिक्स एनर्जी स्टेट में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। दैट मींस जैसे एनर्जी, इन्होंने बोला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, वैसे इन्होंने क्या बात बोली कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम भी is also quantized, ठीक है ना, कि आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और वो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, इज इक्वल्स टू nh/2π, मतलब दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलते हैं इनकी, जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी है। जो नेक्स्ट इन्होंने बात करी वो ये बात करी कि यार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक वो अपनी स्टेशनरी स्टेट से कहीं बाहर ना जाएगा। चलो आओ इस बात को देखते हैं। कहता है देखो यार, अगर मैं सिंपल से आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है ना यार, अब ध्यान से देखना, ये मेरी E3 लेवल है, मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट है, ये मेरी E2 लेवल है और ये मेरी E1 लेवल है, पहला लेवल एनर्जी स्टेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, बाहर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, मतलब इलेक्ट्रॉन को दी, या मैं बोलूं बाहर से मैंने एनर्जी सप्लाई करी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जब मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करी रेडिएशन से, जो भी इलेक्ट्रॉन की मेरी बेसिक स्टेट थी, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ठीक है ना, जो भी उसका घर है दैट इज योर कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो वो थर्ड एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। यहां पर आके जंप करा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने जंप करा, इसने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी को क्या करा, एब्जॉर्ब करा और जंप करा। जो ये इसकी नेक्स्ट स्टेट थी जहां पर ये गया, दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट। तो बोहर ने ये बात बोल दी, जब तक आपका एटम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या अपनी नेचुरल स्टेट या अपना जो घर है उसको नहीं छोड़ेगा। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी स्टेशनरी स्टेट चेंज करेगा, मतलब आपके हायर ऑर्बिट्स में जाएगा, और हायर ऑर्बिट्स में जाने के बाद इनकी एनर्जी चेंज होती है। नेक्स्ट देखो, ये इसने एनर्जी क्या करी बच्चे, एब्जॉर्ब करी ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैं बोल रहा हूं एनर्जी एब्जॉर्ब करी मेटल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहा, पर ये फिनोमेना बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। तो ध्यान से देखना,
अब पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकता है E2 में, या वापस अपने घर पे भी आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा था यार मेरा, E3 में। अब वो क्या करेगा, अब वो वापस आएगा, मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ठीक है, जब भी हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे आता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है ना, यहां क्या होगा, एनर्जी इज रेडिएटेड, और जिस भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट करेगा उसके कॉरेस्पॉन्ड मुझे कलर दिख जाएगा, अगर वो विजिबल रेंज में हो। मतलब कई बार ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वापस आता है तो आप कुछ कलर चेंज देखते हो यार। ठीक है ना, जो भी आप कलर चेंज देखते हो वो इसकी वजह से होता है जब वो अपने घर में वापस आता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से अपनी नॉर्मल या लोअर स्टेट में आएगा, चाहे वो हो सकता था ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में नहीं आया तो वो अपनी लोअर स्टेट में आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा। और वो एनर्जी गैप क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं उस एनर्जी गैप को देखूं तो डेल्टा E की कितनी एनर्जी इसने रेडिएट करी, जो E2 की एनर्जी है माइनस E1, मतलब जो भी इन ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच का डिफरेंस है उतनी एनर्जी इसने रेडिएट आउट कर दी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वेवलेंथ निकालनी आती है। हमें पता है E इज इक्वल टू hc/λ, क्योंकि h न्यू होता है। आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी को c/λ डाल सकते हो आप, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ नजर आ जाएगी। और अगर वो विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी तो आपको कुछ कलर बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, तो आपकी एनर्जी रेडिएट होती है। तो बोर ने क्या बोला, एनर्जी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, और जितनी भी एनर्जी एमिट आउट करता है वो डिसकंटिन्यूअस होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करता, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रेडिएट आउट होता है, क्योंकि इन्होंने जो बेस रखा था वो अपना प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी रखी थी। क्या रखी थी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी रखी थी। ठीक है, तो इस चीज से इन्होंने ये चीज बताई कि यार आपका इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी चेंज नहीं करेगा जब तक वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जाए। मतलब जब वो एक फिक्स स्टेट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड ही रहेगी, वो किसी भी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। ये जो इनका कंसेप्ट था वो सबसे यूजफुल कंसेप्ट था, और इन्होंने क्या ध्यान में रखा कि जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएट होगी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रेडिएट होगी, कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में रेडिएट नहीं होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं क्लियर अप कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने हमसे डिस्कस करा था कि यार जो ये एनर्जी की टर्म है, किसी ने मतलब अभी तक शायद दिमाग में लेक्चर देखते हो तुम्हारे माइंड में नहीं आया कि मैंने डायरेक्टली जो एनर्जी ले रखी है, यार याद करो एनर्जी का फॉर्म फंडा क्या था मेरा, E इज इक्वल टू -2πm⁴ अपॉन n² इंटू z²। मैंने एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव लेके चल रहा हूं यार। किसी ने मेरे से फंडा पूछा ही नहीं कि यार एनर्जी आपने डायरेक्टली नेगेटिव क्यों मानी, कि मतलब जो भी एटम की एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों मानी। तो ये भी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जब आप एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को देखते हो, हम पहले ये मानेंगे कि जब मेरा एटम न्यूट्रल है और न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब एटम को न्यूट्रल माना जाता है और उसकी एनर्जी जीरो ली जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को ग्रिप करेगा और कुछ एनर्जी को रेडिएट आउट करेगा। तो ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा तो आपकी एनर्जी रेडिएट होगी, इसीलिए एनर्जी को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे बोर ने एक्सप्लेन करा कि स्पेक्ट्रल लाइंस आती क्यों हैं, और उन्होंने आपको रिडबर्ग डिराइव करके दिया। देखो रिडबर्ग आप लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था, वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आया कैसे, ठीक है, वो डिराइव करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्पेक्ट्रम लाइंस दिखाऊंगा कि स्पेक्ट्रम लाइंस का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है यूजिंग बोर मॉडल। तो बोर मॉडल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यूज हुआ क्योंकि इन्होंने आपको बताया कि यार एनर्जी स्टेबल, मतलब एटम स्टेबल कैसे है। दूसरी चीज, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो, 2 8 8 1 2,8, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को करी। तीसरी चीज इन्होंने ये बताया कि आपकी जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए वो क्यों है। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज अपने पुराने लेक्चर्स खत्म करें। जो आपको असाइनमेंट दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसको भी वाइंड अप करो। जो भी डाउट्स है यार अपने आप कॉल करके पूछा करो, प्लीज बड़े हो गए हो, 10th से 11th में आए हो और ये टाइम बहुत क्रूशियल है।
ये वापस नहीं आएगा। ये टाइम भाई पढ़ने के लिए, घर में हो पढ़ो सिर्फ, और कोई तुम लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करते हो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बट बाकी टाइम क्या करोगे यार। ठीक है, टाइम पास करना बंद कर दो। 11th बहुत डिफिकल्ट होने वाली है अगर ऐसे रिलैक्स मूड में आप लोग चलोगे तो। इंटरेस्टिंग है ये चीज, आप देख चुके हो, क्योंकि आपको हर एक लेक्चर में कुछ नई बात पता लग रही है जो आप लोगों को ऑलरेडी 9th-10th में नहीं पता थी। नेक्स्ट क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम बनाकर दिखाऊंगा एक्चुअल में कि क्यों वो बनता है ये हम देख चुके हैं, कैसा बनता है ये भी देख चुके हैं, पर क्यों बनता है इस पे बात करेंगे यार। ठीक है, और उसके बाद बोर के ड्रॉबैक पढ़ेंगे, क्योंकि बोर का मॉडल भी बहुत सिग्निफिकेंट मॉडल नहीं था, बट हाँ बोर ने काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब बोर का जो मॉडल है वो अपने माइंड में आज से फिट कर लो कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए तो पूरा वैलिड था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो वैलिड नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम लाइंस पे बात करूंगा, रिडबर्ग का फॉर्मूला कैसे आया उस पे बात करूंगा, और ड्रॉबैक्स पे बात करूंगा कि बोर का मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्यों फेल हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक नई चीज, मतलब आपका जो भी, देखो अगर मैं बेसिक बात करूं तो जो आपका न्यूटन मॉडल है वो आपके मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड होता है, और जो हम केमिस्ट्री में मॉडल पढ़ते हैं, जो फाइन मॉडल है वो आपको क्वांटम मॉडल देगा, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बेस बनवाएंगे यार आपको अगले लेक्चर से। तो प्लीज लेक्चर्स को खत्म करें, क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, क्योंकि अब 2-2 लेक्चर्स के बाद आपको नए नए असाइनमेंट्स आते चले जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।